अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज़ को काबू में करना, किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ को ऑर्डर देना किसी काम करने के लिए। और कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनके दरमियान एक रब्त होना, उनके दरमियान एक कनेक्शन होना, ठीक है, ताकि वो मिलकर काम कर सकें। फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्या है? कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी, बिकॉज डिफरेंट पार्ट्स जो हैं प्लांट्स के भी और एनिमल की जो बॉडी है उसके डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और कई बार ये फंक्शंस जो हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो अगर वो दोनों ऑपोजिट जो हैं वो एक साथ फंक्शन करना शुरू कर दें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कोई नेट रिजल्ट नहीं आएगा। ये इस तरह है कि जिस तरह आप वो देखते हैं एक गेम होता है जिसके अंदर दो तरफ से लोग रस्सी खींच रहे होते हैं, तो अगर दोनों तरफ से लोग रस्सी खींच रहे बराबर तो वो रस्सी कहीं मूव नहीं करती, तो वो जो एफर्ट है वो ज़ाया हो रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें से कई पार्ट ऑपोजिट वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी बॉडी की अगर बात करूँ तो अगर टेबल के ऊपर एक पेन रखा हुआ है और आप वो पेन उठाकर अपने चेहरे की तरफ लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके जो हाथ के ऊपर वाले मसल्स हैं जिन्हें बाइसेप्स कहते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, और जो हाथ के नीचे वाले मसल्स हैं आर्म के नीचे वाले मसल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्राइसेप्स, उन्हें रिलैक्स होना पड़ेगा। तभी पॉसिबल होगा कि आप वो पेन उठाकर अपने चेहरे की तरफ ला सकें। अगर तो ये दोनों मसल साथ काम करना शुरू हो जाए, साथ कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाए, तो आपका हाथ उसी हालत में रह जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइसेप जो है वो उसे चेहरे की तरफ लाने की कोशिश करेगा और जो ट्राइसेप्स है वो उसे चेहरे से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये काम कभी भी परफॉर्म नहीं हो सकेगा, बिकॉज मसल्स के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर नहीं है। सिमिलरली हम जब चलते हैं तो हमारे जो पैरों के मसल्स हैं उनमें से कुछ मसल्स जो हैं वो कभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कभी रिलैक्स करते हैं, और जो दूसरे मसल्स हैं जो उसके ऑपोजिट काम करते हैं वो कभी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। इन केस अगर इन मसल्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन प्रॉपर ना हो, इन मसल्स के दरमियान जो बातें चल रही हैं, जो इनके दरमियान रब्त है, जो इनके दरमियान ताल्लुक़ है, अगर ये प्रॉपर ना हो तो आप कभी चल भी नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे के तकरीबन सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कोई ना कोई जो है वो ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ या कोई पार्ट दूसरे पार्ट के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। तो इसके लिए ज़रूरत होती है कोऑर्डिनेशन की। थोड़ी सी बात हमने बेसिक्स पे करनी है और उसके बाद हमने बात करनी है प्लांट्स के अंदर कंट्रोल की। एज सच कुछ खास नहीं है इसकी बॉटनी के अंदर। तो पहली बात तो ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक फीचर होता है, वो होता है इरिटेबिलिटी का। पाकिस्तानियों के अंदर ये बहुत ही कॉमन है, बेचैनी जिसे कहते हैं। अब ये इरिटेबिलिटी क्या है? हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है वो इरिटेबल होता है। इरिटेबल का मतलब उसे चेंज जो है ना वो पसंद नहीं होता। चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने पढ़ा है होम्योस्टेसिस के बारे में। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहते हैं कि जो बॉडी है या जो सेल है उसे एक स्टेडी स्टेट के अंदर रखें, एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रखें जिस पर बेटर वर्क किया जा सके, जिस पर बेस्ट वर्क किया जा सके, जो कि ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं। तो कोई भी चेंज जब आता है यानी उसे उस ऑप्टिमम कंडीशन से, उस स्टेडी स्टेट से हटाने की कोशिश करता है, तो ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ हैं उनमें इरिटेबिलिटी होती है। और जब इरिटेबिलिटी होती है तो वो इस इरिटेबिलिटी को कम करने के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब ये जो इरिटेबिलिटी है ये अंदर के स्टिमुलस की वजह से और बाहर के स्टिमुलस की वजह से, दोनों वजह से हो सकती है। तो अगर इस इरिटेबिलिटी को कम करके इसको रिस्पॉन्ड करके दोबारा से स्टेडी स्टेट पे लाना है तो इसके लिए किसी न किसी सिस्टम की ज़रूरत होगी जो कि कोऑर्डिनेट करवाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे सिंपल सी एग्जांपल दूं, मैं जिस रूम के अंदर बैठा हूँ इसका पंखा चल रहा है, ठीक है, सपोज कर लें इसका पंखा ख़राब हो जाए तो कमरे का जो एनवायरनमेंट है वो क्या होने लगेगा, वो बढ़ने लगेगा। अब ये मेरी स्किन के जो रिसेप्टर्स हैं टेम्परेचर डिटेक्ट करने वाले, वो इस चेंज को डिटेक्ट करेंगे कि टेम्परेचर के अंदर कुछ चेंज आ रहा है। अब ये जो चेंज है ये मेरी बॉडी को पसंद नहीं है, मेरी बॉडी इरिटेबल हो रही है। अब क्या करेगी, ये कोई ना कोई रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगी। अब पहला रिस्पॉन्स जो आता है वो स्वेटिंग स्टार्ट होती है। अब जो रिस्पॉन्स देना है वो स्वेट ग्लैंड्स को देना है, ठीक है। तो इस मैसेज को रिसेप्टर से जाना पड़ेगा किसी ऐसे कंट्रोल सेंटर के पास जो फिर मैसेज को भेजे स्वेट ग्लैंड्स के पास ताकि वो रिस्पॉन्स शो कर सकें। तो देख रहे हैं स्किन जो है उसके अंदर के रिसेप्टर्स, उसके बाद ब्रेन और उसके बाद स्वेट ग्लैंड, ये आपस में जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इस कोऑर्डिनेशन के नतीजे में कोई ना कोई रिस्पॉन्स आ रहा है। तो दिस इज़ द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं कंट्रोल के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। एक को हम कहते हैं केमिकल कंट्रोल और एक को हम कहते हैं नर्वस कंट्रोल। ये जो केमिकल कंट्रोल है ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर पाया जाता है, जबकि ये जो नर्वस कंट्रोल है ये सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। केमिकल कंट्रोल और नर्वस कंट्रोल के दरमियान आपसे डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। केमिकल कंट्रोल जो है, पहली बात तो ये स्लो होता है।
जबकि जो नर्वस कंट्रोल है ये इसके मुकाबले में फास्ट होता है। केमिकल कंट्रोल के जो इफेक्ट्स आते हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं, यानी वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हो रहे होते हैं, किसी एक स्पेसिफिक जगह पर नहीं हो रहे होते। जबकि नर्वस कंट्रोल का जो इफेक्ट आता है वो लोकलाइज होता है। अगर बॉडी से मैसेज आएगा, अगर ब्रेन से मैसेज आएगा तो वो किसी एक बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट के पास आएगा। जबकि केमिकल कंट्रोल के अंदर ऐसा नहीं होता, डिफरेंट जगहों के ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है। केमिकल कंट्रोल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनके ज़रिए ट्रांसमिशन होता है, जिनके ज़रिए मैसेज भेजे जाते हैं, ये कहलाते हैं हार्मोन्स। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर यानी आपके ब्लड के अंदर मूव करके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जो नर्वस कंट्रोल होता है इसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होती है, मैसेज जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज होता है जिसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। इन दोनों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, बट बेसिकली आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि केमिकल कंट्रोल हार्मोन्स बेस होता है, स्लो इन एक्शन होता है, डिफ्यूज़ होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू या डिफ्यूजन के थ्रू ये हार्मोन्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और अपना काम करते हैं। कंट्रोल जो नर्वस कंट्रोल है मल्टी सेलुलर एनिमल्स का फीचर है, प्लांट्स के अंदर या यूनिसेलुलर एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं पाया जाता। फास्ट इन एक्शन होता है, लोकलाइज इफेक्ट होते हैं, और न्यूरॉन्स और नर्व इम्पल्स के जरिए जो है ये नर्वस कंट्रोल अचीव किया जाता है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट कंट्रोल इन प्लांट्स, इसके अंदर कोई खास बात नहीं दी हुई, थोड़ी बहुत बातें बताई गई हैं, ये 2-3 टॉपिक हैं बस इसके। अच्छा भाई, प्लांट्स के अंदर अगर हम कंट्रोल की बात करें तो इससे पहले प्लांट्स हमें पता है कि ससाइल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ससाइल का मतलब होता है एक ही जगह रहते हैं, दे रिमेन फिक्स। प्लांट्स की बॉडी के अंदर स्पेशल ग्लैंड्स तो नहीं होते, बस कुछ एरियाज होते हैं जिन्हें स्पेशल टिश्यूज़ का नाम दिया है, क्योंकि हमने कहा था प्लांट्स के अंदर एक ही कंट्रोल होता है जो कि केमिकल कंट्रोल है। इनमें नर्वस कंट्रोल या नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता। तो कुछ स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, इन केमिकल्स को हम कहते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स की डेफिनेशन ये होती है कि दीज आर केमिकल मैसेंजर्स जो किसी न किसी मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। हार्मोन्स प्लांट के जो होते हैं उनके लिए दूसरा नाम होता है फाइटो हार्मोन्स, फाइटो का मतलब प्लांट, और इन्हें ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। देखिए प्लांट जो है ना ये मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, ये प्रॉपर्टी कहलाती है लोकोमोशन, ये एनिमल्स की प्रॉपर्टी होती है। तो प्लांट्स रिस्पॉन्ड किस तरह से करते हैं, अपना जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का पैटर्न है उसे एडजस्ट करते हैं। इसकी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी प्लांट को रख दें एक डार्क रूम के अंदर और किसी एक जगह से विंडो खोलें जहाँ से लाइट आ रही हो, अब ये जो लाइट है ये एक स्टिमुलस है। अब प्लांट क्या करेगा, एक रिस्पांस शो करेगा, और जो आप प्लांट का जो स्टेम है वो मूव करना शुरू करेगा टुवर्ड्स लाइट। ये कैसे होता है, ये ग्रोथ की वजह से होता है। ऐसे नहीं है कि फ़ौरन जो है वो प्लांट अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देगा, जैसे हम गर्दन घुमाते, ऐसा नहीं है कि आपने जैसी खिड़की खोली वैसी प्लांट जो है वो दूसरी तरफ से इस तरफ मुड़ जाएगा, बल्कि टाइम लगेगा, बहुत वक्त लगेगा कि प्लांट का जो स्टेम है उसको आप देखेंगे कि वो कर्व होना शुरू हो जाएगा उस तरफ जहाँ से लाइट आ रही होगी। ये मूवमेंट हम पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर के अंदर, ये कहलाती है फोटोट्रॉपिज्म। तो बेसिकली ये फोटोट्रॉपिज्म जो मूवमेंट होती है ये आप देख तो रहे हैं कि इसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व है जो कि लाइट है, लेकिन वो लाइट बेसिकली करती क्या है, वो लाइट ये करती है कि जो स्टेम का ग्रोइंग पार्ट है, जो टॉप पार्ट है, वहाँ पर एक अदद हार्मोन होता है जिसका अनइक्वल अमाउंट प्रोड्यूस होता है 2 साइड्स के ऊपर। ये हार्मोन जो ग्रोथ करवाता है इसका नाम है ऑक्सिन। अगर तो ये प्लांट सीधा जा रहा था और आपने इस तरफ से लाइट देना शुरू की है, ठीक है, सन बना देते हैं ना, इस तरफ से आपने सनलाइट देना शुरू की है और ये इस तरफ बेंड हो रहा है, तो इस वाले पार्ट की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, इस वाले पार्ट की ग्रोथ कम हो रही है। तो बेसिकली इस एरिया में इस ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस एरिया, एंड दैट इज़ वाई ये टर्न करके जा रहा है टूवर्ड्स लाइट। तो ये बेसिकली एक्सटर्नल स्टिमुलस के बाद इंटरनली एक केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है जिसका नाम है ऑक्सिन। तो ये कुछ केमिकल्स हैं जिन्हें हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं या ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं, जो कि प्लांट के अंदर कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करवाते हैं। अब प्लांट्स जो है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट 2 तरीके से करते हैं, एक बाय शोइंग मूवमेंट, ठीक है, और अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस जो सेल के अंदर फंक्शंस चल रहे हैं उन्हें कंट्रोल करके, ये आगे चैप्टर 3 और 4 के अंदर और समझ आएगा। बेसिकली मूवमेंट याद रख लें, और दूसरा जो है वो इनिशिएटिंग ग्रोथ, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर प्लांट के ग्रोथ को इनिशिएट करके, स्टार्ट करवा के, और डिफरेंट पार्ट्स के अंदर स्टॉप करवा के। बस ये वो 2 तरीके हैं जिस तरीके से प्लांट्स रिस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं या कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। ना प्लांट मूवमेंट जो है वो हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, इसको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी सी बात मैं बता दूं कि मैंने अभी बताया कि एनिमल्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है लोकोमोशन। लोकोमोशन बेसिकली कहते हैं नोटिसेबल मूवमेंट को। नोटिसेबल मूवमेंट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। प्लांट्स के अंदर ऐसी मूवमेंट देखी नहीं जाती। प्लांट्स जो है वो एक ही जगह रहते हैं और इनके अंदर जो मेन मूवमेंट्स होती हैं वो बेंडिंग होती है, ट्विस्टिंग होती है। प्लांट का कोई पार्ट बेंड कर जाएगा, ट्विस्ट कर जाएगा, या इलोंगेशन हो जाएगी सर्टेन पार्ट्स की।
प्लांट्स जो हैं वो एक तरह की मूवमेंट शो करते हैं जो डायरेक्शनल होती है, या आप चैप्टर 2 में पढ़ के आए हैं, जिसे आप कहते हैं ट्रॉपिज्म। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि इधर से सनलाइट आ रही थी, तो जो स्टेम है उसने मूवमेंट शो की इस तरफ। स्टिमुलस एक डायरेक्शन से आ रहा था और जो मूवमेंट है वो भी किसी डायरेक्शन में हुई। अगर तो डायरेक्शन स्टिमुलस की डायरेक्शन में होती है, यानी जिस तरफ से स्टिमुलस आ रहा था, तो ये कहलाता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और अगर इससे अवे चला जाता है स्टेम तो हम कहते हैं इसे नेगेटिव ट्रॉपिज्म। इसी तरह की बहुत सारी मूवमेंट है। फोटोट्रॉपिज्म में लाइट होती है स्टिमुलस, जियोट्रॉपिज्म में ग्रेविटी होती है, टच के थिग्मोट्रॉपिज्म में टच। ये पूरा का पूरा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। ये एक नई चीज़ है बायोलॉजिकल क्लॉक और सर्केडियन रिदम्स। अच्छा भाई, अब ये बायोलॉजिकल क्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? साइंस कहती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं, उन्होंने अपने अंदर उनके अंदर एक तरह का टाइम मेजरिंग सिस्टम होता है जो कि उन्हें बताता है कि किस वक्त कौन सी एक्टिविटी करनी है। और ये जो टाइम मेजरिंग सिस्टम है ये इंटरनली होता है, यानी ये एक्सटर्नल जो कंडीशंस हैं, एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट्स हैं, उनके ऊपर बेस नहीं करता। ये इंडिपेंडेंट टाइम मेजरिंग सिस्टम होता है जो कहलाता है बायोलॉजिकल क्लॉक। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर एक अच्छी सी एग्जाम्पल दी है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनके जो लीफलेट्स होते हैं, लीफलेट्स कहते हैं, एक बड़ा लीफ होता है, उसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं लीफलेट्स। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके लीफलेट्स जो हैं वो दिन के वक्त खुले होते हैं और रात के वक्त बंद हो जाते हैं, ठीक है, ये इनकी नॉर्मल एक एक्टिविटी है। लेकिन अगर आप दिन के वक्त उस प्लांट को उठाकर रख दें बिल्कुल अंधेरे के अंदर, तब भी उसके लीफलेट्स खुले रहते हैं। इसका मतलब यह है कि ये लाइट और डार्कनेस पे डिपेंडेंट तो होगा, लेकिन इंटरनली भी कोई ना कोई चीज़ है जो कि उसे बता रही है, इंटरनली भी कोई ना कोई टाइम मेजरिंग सिस्टम है जो उसे बता रहा है कि इस वक्त लीफलेट्स के खुलने का वक्त है। भले वो सनलाइट के अंदर रखा हुआ हो या भले वो डार्क के अंदर रखा हुआ हो, वो अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू कर रहा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशंस। सिमिलरली हम यहाँ पर रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अगर हम ट्रैवल करके चले जाएं अमेरिका के अंदर जहाँ पर टाइम डिफरेंस होता है, तो इस वक्त जब यहाँ पे रात हो रही है तो वहाँ पे दिन हो रहा होगा, लेकिन हमारी जो क्लॉक है, जो इंटरनल टाइम मेजरिंग सिस्टम है, वो हमें बताएगा कि हमें सोना है। सब जाग रहे हैं आपके रूम के अंदर, लेकिन फिर भी आपको नींद आ रही होगी। उसका रीज़न क्या है? ये एक्सटर्नल कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये इंटरनली आपको बता रहा है कि अब आपका सोने का वक्त है, क्योंकि आपकी जो क्लॉक है, आपका जो टाइम मेजरिंग सिस्टम है, वो यहाँ के हिसाब से सेट हुआ हुआ। तो ये जो एक इंटरनल टाइम मेजरिंग सिस्टम है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो कि उन्हें बताता है कि किस वक्त कौन सी एक्टिविटी करनी है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशन, ये कहलाता है बायोलॉजिकल क्लॉक। देन हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है बायोलॉजिकल रिदम्स या बायोरिदम, एक ही बात है, और एक है सर्केडियन रिदम्स। अब ये क्या है भाई? देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपनी कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो रिपीट करते हैं हर कुछ वक्त के बाद। फॉर एग्जाम्पल सोना, हम जो है वो अपनी एक्टिविटी नींद जो होती है, हमें नींद जो आती है वो हर कुछ वक्त के बाद हम रिपीट करते हैं, हर कुछ वक्त के बाद हम सोते हैं। सिमिलरली खाना जो है वो हम कुछ वक्त के बाद जो है वो खाते हैं। तो ये हमारी वो एक्टिविटीज़ हैं जो हम कुछ वक्त के बाद रिपीट करते हैं। अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी प्लांट्स के अंदर, ये लीव्स जो हैं ये कुछ वक्त खुलते हैं, कुछ वक्त बंद होते हैं, फिर अगले दिन कुछ वक्त खुलते हैं, कुछ वक्त बंद होते हैं। सिमिलरली जो फ्लावर्स हैं वो खुलते हैं और बंद होते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो हर कुछ वक्त के बाद रिपीट होती हैं। ये तमाम एक्टिविटीज़ कहलाती हैं बायोलॉजिकल रिदम्स, या इन्हें हम कहते हैं बायोरिदम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ जो रिपीट हो रेगुलर इंटरवल के बाद, हर कुछ वक्त के बाद रिपीट हो, ये कहलाती हैं बायोलॉजिकल रिदम। अच्छा, अगर किसी एक्टिविटी को रिपीट होने में कितना टाइम लगे? 24 घंटे। अगर एक एक्टिविटी 24 घंटे के बाद रिपीट हो रही है तो ऐसी एक्टिविटी कहलाती है सर्केडियन रिदम्स। इसकी एग्जाम्पल क्या है? इंसानों में स्लीप। अगर आप आज रात 10 बजे सोए हैं, ठीक है, तो अब अगली रात, जिन लोगों का टाइम जो है वो फिक्स होता है, हम तो कभी भी सो जाते हैं, जब बिस्तर मिल जाए सो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का टाइम जो है वो बिल्कुल फिक्स होता है। अगर आज रात 10 बजे सोए हैं तो फिर अगली रात जो है वो 10 बजे सोएंगे, उसके बाद फिर अगली रात जो है वो 10 बजे सोएंगे। दिस एक्टिविटी टेक्स 24 आवर्स, दिस एक्टिविटी टेक्स 24 आवर्स। तो ये जो एक्टिविटी है ये कहलाती है सर्केडियन रिदम्स, बिकॉज इसको रिपीट होने में 24 घंटे लगते हैं। खाने की अगर हम बात करें तो खाने को रिपीट होने में 24 घंटे नहीं लगते। ऐसा नहीं है कि आज आपने 10 बजे खाना खाया तो अगले दिन 10 बजे खाएंगे। आप बार बार ये रिपीट करते हैं, 24 घंटे में कई बार रिपीट करते हैं, तो ये सिंपली कहलाएगी बायोलॉजिकल रिदम। लेकिन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि रिपीट होने में 24 घंटे लगा रही है तो ये कहलाती है सर्केडियन रिदम। बॉडी के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स की प्रोडक्शन जो है वो जो है वो सर्केडियन रिदम के अंदर आती है। जो हार्मोन्स हैं उनका एक फिक्स टाइम होता है जिस वक्त वो रिलीज होते हैं इनफ क्वांटिटी के अंदर। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, एक सर्कल दिखाता हूँ। ये सर्कल अगर आप देखें, सो दिस इज द सर्केडियन रिदम्स, दीज ऑल ऑफ दीज आर सर्केडियन रिदम्स ऑफ ह्यूमन। तो ये हमारे पास रात के 12 बजे हैं, ठीक है,
और ये दोपहर के 12 बजे। तो रात के 12 बजे के बाद देखें 2 बजे का वक्त होता है डीपेस्ट स्लीप का, और ये दोबारा घूम के आएगा अगली रात के 2 बजे, अगली सुबह हो जाती है, ठीक है, सुबह के 2 बजे। उसके बाद है हमारे पास लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर 4 बजे के वक्त, ठीक है। उसके बाद शार्पेस्ट ब्लड प्रेशर राइज, ये 6 बजे के बाद, तकरीबन 7 बजे से पहले। ये हार्मोन है, इसकी रिलीज़ का टाइम है, हाईएस्ट अलर्टनेस है, बेस्ट कोऑर्डिनेशन है, फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम है। ये घूम के वापस कब आएगा? दोबारा 24 घंटे के बाद। तो ये हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, जिन्हें वापस रिपीट होने में 24 घंटे का वक्त लगता है। और वो तमाम एक्टिविटीज़ के जिन्हें रिपीट होने में 24 घंटे ना लगे, बल्कि कम टाइम लगे या ज़्यादा टाइम लगे, 24 घंटे से कम या 24 घंटे से ज़्यादा, इर्रेगुलर इंटरवल हो, तो ये कहलाता है हमारे पास ये हमारे पास कहलाती हैं बायोलॉजिकल रिदम्स, ठीक है। तो सर्केडियन रिदम्स तब भी होंगी अगर आप ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर से दूर ले जाएं। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, बीन प्लांट, ये रात को सो जाते हैं, इनके लीव्स जो हैं ये इस कंडीशन में आ जाते हैं, फ्लैसिड कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये स्लीप मूवमेंट कंटिन्यू करेंगे अगर आप इन्हें लाइट में रखें, डार्क में रखें, जब तक इनका टाइम है, जितना इनका टाइम है, ये अपनी स्लीप मूवमेंट जो है ये कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक्टिविटीज़ ऐसी हो गई कि जो कंट्रोल हो रही हैं कम्प्लीटली इंटरनली, ये कहलाती हैं एंडोजेनस रिदम्स। एंडोजेनस का मतलब होता है कि कम्प्लीटली इंटरनली कंट्रोल होती हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो एक्सटर्नली कंट्रोल होती हैं, वो एक्सोजेनस रिदम्स कहलाते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ इंटरनली कंट्रोल होती हैं, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि मिक्सचर होती हैं, थोड़ा सा फैक्टर उनका एक्सटर्नल होता है, थोड़ा सा फैक्टर इंटरनल होता है। बट खैर, बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा टाइम मेजरिंग सिस्टम है जो कि ऑर्गेनिज्म को इंटरनली बता रहा होता है कि कब क्या करने का वक्त है। द लास्ट थिंग इज़ फोटोपीरियोडिज्म। इसके ऊपर चैप्टर नंबर 4 में बात होगी डिटेल के अंदर। यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया इन्होंने बस। फोटोपीरियोडिज्म जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर दिन की जो लेंथ है, डे और नाइट की जो लेंथ है, या जो लाइट की जो लेंथ है, उससे प्लांट की कुछ एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती हैं, तो ये कहलाता है फोटोपीरियोडिज्म। और जो लेंथ है डे और नाइट की, ये कहलाता है फोटोपीरियड। बेसिकली प्लांट के अंदर जो बेस्ट एग्जांपल है वो है फ्लावरिंग। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनको लॉन्ग डेज चाहिए होते हैं, तब जाके वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। लॉन्ग डेज का मतलब ज़्यादा लाइट होने चाहिए होती है, लंबे वक्त के लिए लाइट चाहिए होती है, तब जाके वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कि शॉर्ट डेज चाहिए होते हैं, यानी कम ड्यूरेशन की लाइट और ज़्यादा ड्यूरेशन की डार्कनेस चाहिए होती है, तब उनके अंदर फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये प्रोसेस के जिसके अंदर प्लांट की एक्टिविटीज़ इन्फ्लुएंस हो रही है किस चीज़ से? डे की लेंथ से या लाइट की ड्यूरेशन से, वो कहलाता है फोटोपीरियोडिज्म। और ये हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे।